Continue. Yes, kids. Are you ready? So here we go now with cell cycle जो हम लोगों ने just introduction किया था, right? बाकी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक. I can't see उपमन्यु, नील and other boys. चलो बच्चों हो जाओ शुरू. So here we go with the topic cell cycle. Are you ready? क्या याद है आप लोगों को सेल साइकिल के बारे में बताओ जरा मुझे. यस किड्स, डेफिनेशन इसका बोला था, मीनिंग बोला था, इसका याद है क्या आप लोगों को? बोलो. डू यू रिमेम्बर मीनिंग और द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड सेल साइकिल? हाँ बताओ जरा, कोशिश करो. चलो देख के बोलोगे तो भी चलेगा. इफ यू रीड ऑल्सो इट विल ऑल्सो वर्क. All the events that occur in the dividing cell is called as cell cycle. Good job. ठीक है, very good. So all the events that takes place in the dividing cell that will be called as a cell cycle. और अब ये सेल साइकिल को हम लोगों ने डिवाइड किया था किसमें, याद है क्या आप लोगों को? डू यू रिमेम्बर? सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू मेन फेजेस. याद करो कौन से दो फेजेस? एंड एम फेज. गुड जॉब. तो दो फेजेस है इसके. एक का नाम है इसका इंटरफेस और जो दूसरा है उसका नाम है, क्या नाम है दूसरे वाले का? एम फेज. एम स्टैंड्स फॉर व्हाट बच्चों? बोलो मुझे, एम का फुल फॉर्म क्या होगा? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी? एम से हो सकता है आपका माइटोटिक और मियोटिक फेज. डिड यू गेट मी? एम से होता है माइटोटिक और एम फेज. ठीक है, फिर हमने और क्या पढ़ा था, याद करो. इसमें ज्यादातर टाइम सेल कौन से फेज में रहता है? इंटरफेज में कि एम फेज में? कैन यू टेल मी? इंटरफेज. 95% of the time cell is in the interface and remaining 5% time, ये टाइम की बात चल रही है, cell is in this state, that is M phase. अब ये फेज को हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं. इफ यू रिमेम्बर, दिस इज द मोस्ट एक्टिव फेज. मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल डिवीजन अगर हम लोगों को पूछा तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? इट वुड बी योर इंटरफेस. दो साइंटिस्ट से दिस एज अ रेस्टिंग फेज, जबकि इसको रेस्टिंग फेज बोला जाता है, पर इसमें एक्चुअली ये रेस्ट नहीं करता है, ये एक्टिव फेज होता है. समझ में आया बच्चों? डिड यू गेट मी? टाइम कितना बोला था मैंने? इफ यू रिमेम्बर, सेल साइकिल कैन बी कंप्लीटेड विद इन हाउ मच टाइम? 24 आवर्स. हाँ, अभी 24 आवर्स फॉर अस. ह्यूमन सेल के लिए 24 आवर्स होता है, बट इफ यू टॉक अबाउट अदर प्रोकैरियोट्स में 12 घंटे में भी हो सकता है प्रोकैरियोट्स में. या फिर ईस्ट में हमने सुना था, इफ यू रिमेम्बर हाउ मच टाइम आई टोल्ड फॉर ईस्ट, याद है क्या? 90 मिनट्स. यस, सो दैट इज व्हाट इट कैन वेरी द टाइम. तो उसमें से 95% टाइम इंटरफेस होगा, बचा हुआ टाइम आपका एम फेज होगा. ठीक है बच्चों, अब इस फेज के तीन मेन इंटरफेस के तीन मेन सब फेजेस के नाम याद है आप लोगों को? Yes, Zainab, Yes, do you sir. remember that? M phase, I mean interphase is further divided into 3 subphases. पहला क्या नाम उसका? G1 phase, S phase, G1 and phase. G2 phase. Good. Why other people are not answering? G1 phase, S phase, G2 phase. तो G1 का फुल फॉर्म क्या होता है? गैप 1. S का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस फेज. G2 का मतलब क्या होता है? गैप 2 फेज. और क्या याद है इनके बारे में? याद करो, बोलो बच्चों. डू यू रिमेम्बर? Gap 2 is the smallest phase. वेरी गुड. यस, ये चीज याद रखनी है आपको. ये आपका स्मॉलेस्ट फेज है, ये आपका लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट फेज है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अभी इनके बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है ना बच्चों? सो वी गॉट टू लर्न अबाउट दीज फेजेस इन डिटेल नाउ. लेट्स बिगिन. शैल वी? शुरू करें? हाँ बच्चों, फेज नंबर 1. डायग्राम याद है सब लोगों को या मैं ड्रॉ करके वापस बताऊं? आई होप यू ऑल रिमेम्बर द डायग्राम बच्चों.
क्विकली देख लो, अगर पूछा गया है तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस। क्या होता है इसमें, ये अगर हम सेंटर तो देखो बच्चों इधर, अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इन फेजेस में तो इट विल बी लाइक दिस। पहला फेज विल बी दिस वन, ठीक है, यहां से यहां तक। दिस इज गोइंग टू बी योर G1 फेज। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था G1 फेज का बच्चों? हाँ बच्चों, G1 is the largest phase, right? Size wise G1. Then you got next phase which will be your S phase. बराबर है? S phase. And the last one will be your G2 phase. बराबर है? And then बचा हुआ जो है आपका ये M phase है। Now this M phase is further divided into, if you remember, इसमें दो phases और होते हैं, याद है कि आप लोगों को बच्चों? एक होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और दूसरा होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। याद है कि नहीं, बोलो। हाँ बच्चों, हेलो, आर यू लिसनिंग? आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? हाँ, तो ये इसमें दो फेजेस कौन से होते हैं बताओ मुझे। ये हो गया आपका साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और ये बचा हुआ जो है आपका एम फेज है। एम फेज मतलब इसमें आपका माइटोटिक या मियोटिक फेज आएगा। अगेन इट हैज गॉट सम मोर फेजेस जो आप लोग बाद में पढ़ोगे डिटेल में। प्रोफेज है ना, पढ़े हो ना आप लोगों ने, स्कूल में पढ़ा होगा। मेटाफेज, फिर एनाफेज और टेलोफेज। डू यू रिमेम्बर दीज नेम्स? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये चार फेजेस को मिलके हम लोग एक वर्ड बोलते हैं। कौन सा वाला वर्ड बच्चों? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और कैरियोकाइनेसिस। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। समझ में आया क्या? G1, S, G2, M फेज, ये है आपका पूरा M फेज, ये है आपका साइटोकाइनेसिस। ये वाली चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता थी, है ना? यू ऑलरेडी न्यू ऑल दिस थिंग्स। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं एक एक फेज के बारे में। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट फेज नाउ। कौन सा वाला फेज है? G1 फेज। G1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल दिस G1 एज अ गैप वन फेज। बराबर है? G1 इज योर गैप वन फेज। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है वो याद रखना है आप लोगों को। इसमें इसको हम लोग और भी कुछ नाम से बोल सकते हैं, प्री डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, क्या नाम से जानेंगे हम लोग इसको बच्चों? एम फेज और एस फेज के बीच में ही। वेयर डू यू फाइंड दिस? इट इज प्रेजेंट बिटवीन एम फेज एंड, और क्या है इसके पहले एम फेज है और बाद में एस फेज है। डू यू एग्री विथ मी? बोलो बच्चों जल्दी जल्दी। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन एम फेज एंड एस फेज। बोलते रहो, कम ऑन, कीप इंटरैक्टिंग, नॉट टू सिट क्वाइट। भूमि, लिसनिंग? यस भूमि? ओके, नाउ अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसका हम लोग क्या बोलेंगे? इज दैट ड्यूरिंग दिस फेज क्या क्या चीजें होंगी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपका ऑलरेडी आपने सुना हुआ है, लॉन्गेस्ट फेज भी होता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज का सबसे बड़ा फेज ये है जिसमें सेल मेटाबोलिकली एक्टिव होता है। सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव, मेटाबोलिकली एक्टिव, वो प्रोटीन्स तैयार करता रहेगा। इट विल प्रोड्यूस प्रोटीन्स, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस।
एम आई क्लियर? क्या तैयार करेंगे? प्रोटीन तैयार करता रहेगा सेल। प्रोसेस का नाम होगा प्रोटीन सिंथेसिस। एम आई क्लियर विद दिस? बोलो बच्चों, Yes, sir. बोलो। देन नॉट ओनली दैट, इट विल आल्सो प्रोड्यूस या मल्टीप्लाई सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी बढ़ेंगे जो कि डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। सो इट विल increase its cell organelles. Am I clear? It will increase its cell organelles. Is this clear everyone? Please tell me. बोलो जल्दी जल्दी। ठीक है, मतलब ये एनसीईआरटी का लाइन है, देयर विल बी डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, इसलिए सेल का साइज बढ़ेगा और वो के आई रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। साइज ऑफ सेल इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ द सेल इंक्रीजेस, और के आई इंडेक्स, यू रिमेम्बर दिस फुल फॉर्म याद है? के आई रेशियो और के आई इंडेक्स disturbs. Ki ratio disturbs. Is this clear to you? Please tell me. बोलो बच्चों जल्दी जल्दी। और ये हमने पढ़ा था कि जब भी KI रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है तो सेल डिवाइड हो जाता है। तो किसी को कुछ पूछना है इस फेज के बारे में, याद रहेगा स्कूल में शायद से राइट नोट ऑन वगैरह पूछा होगा इस फेज के बारे में, इंटरफेस के बारे में, या फिर सब फेज ऑफ इंटरफेस के बारे में पूछा जा सकता है या फिर पूछा होगा जिनके स्कूल में एग्जाम हो चुका है। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। तो सबसे ज्यादा साइज सेल का आपको इस फेज में ही मिलेगा। साइज ऑफ द सेल विल ग्रो इन दिस फेज टू द मैक्सिमम। ठीक, ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू नाउ। अब बताओ मुझे इसके बाद में क्या आता है? बोलो जीवन फेज के बाद में क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों? यस, जीवन के बाद में आता है आपका एस फेज। सो आर यू रेडी फॉर इट? बोलो बच्चों, आर यू रेडी फॉर इट? एस फेज, ठीक है। तो सुनो, अभी एस फेज का नाम में एस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस फेज। क्या सिंथेसाइज होगा इसमें? डीएनए, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डीएनए सिंथेसिस फेज। आर यू लिसनिंग? यस बच्चों, डीएनए सिंथेसिस फेज होता ही आपका फेज नंबर 2, ये वाला। दिस इज सेकेंड फेज वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इसके बारे में भी हम लोग कल बोलेंगे। तो इसका ये किसके किसके बीच में बताओ? G1 और G2 के बीच में है। डू यू एग्री विथ मी? है कि नहीं? इट इज प्रेजेंट बिटवीन G1 फेज एंड G2 फेज। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस फेज में, नाम में उसका मीनिंग है, क्या होगा इसमें? देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ डीएनए। बट बिफोर दैट, साइज वाइज अगर हम लोग बोलेंगे तो ये सेकेंड लार्जेस्ट फेज है ना, या सेकेंड लॉन्ग फेज बोल सकते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट फेज किसका? सेकेंड लार्जेस्ट फेज है इंटरफेज का। और यू अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? सेकेंड लार्जेस्ट फेज ऑफ द इंटरफेज। पहला लार्जेस्ट फेज या ये वाला था अपना जीवन फेज, अब ये सेकेंड लार्जेस्ट है। दिख रहा है सब लोगों को? कंफर्टेबल है क्या? बताओ मुझे, बोलो। यस सर। ऑलराइट, तो इसमें होगा क्या? अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी इसमें, देयर विल बी डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, या इसको हम लोग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी बोल सकते हैं। सो इन दिस फेज देयर विल बी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आई होप यू नो दिस वर्ड। आपको 12th स्टैंडर्ड में ये सब डिटेल में पढ़ना है कि रेप्लिकेशन क्या होता है, उसमें उसका टाइप्स होता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। Now what you should remember here is there is no increase in the number of chromosomes. सिर्फ डीएनए बढ़ता है, क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? आपको समझ में आ रहा है क्या? what happens here in this phase is only डीएनए डबल हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉन्सेप्ट है। क्या बोला मैंने बच्चों? अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीजेस, अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीजेस but number of chromosomes remains same. Number of chromosomes
रिमेन सेम। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे सुनते हो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं अभी एक सेल है जिसके पास देखो वो डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल का मतलब क्या, 2n। तो जब ये फेज हो रहा है तो ये 2n ही रहेगा, मतलब 46 क्रोमोसोम से तो ये 46 का 46 ही रहेगा। बट इफ यू टॉक अबाउट अमाउंट ऑफ डीएनए, अगर हम लोग अमाउंट ऑफ डीएनए की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पे अगर 2c डीएनए था, ठीक है, इफ यू से दिस इज 2c डीएनए, दिस विल बिकम 4c, वो डबल हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स but number of chromosome remains same. Is this clear to you? हाँ बच्चों, हेलो, रिस्पॉन्ड करो बच्चों, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, तो ये 2c क्या बन जाएगा आपका, दिस 2c विल बिकम 4c, ये डबल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? c का मतलब होता है यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ डीएनए, और ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आप लोगों ने सुना है हैप्लॉइड डिप्लॉइड, आप लोगों ने ऐसा कुछ सुना होगा, राइट? बोलो जल्दी जल्दी। एक और, Yes. हाँ एक और चीज इसमें आपको ऐड करनी है, और वो है कि अब डीएनए इज वेरी लॉन्ग, आप लोगों ने पढ़ा है, और हमारा सेल बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से सेल में कैसे एकोमोडेट होगा? पता है आप लोगों को कितना लंबा डीएनए होता है हमारा? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट्स द लेंथ ऑफ आवर डीएनए? एनीबडी कैन टेल? किसी को आइडिया है? इट इज 2.2 मीटर लॉन्ग। लेंथ ऑफ और डीएनए इज 2.2 मीटर। सोचो 1 मीटर तक इतना लंबा होता है, तो इसका डबल, इवन उससे भी ज्यादा। और सेल होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक, तो इतना लंबा डीएनए इतने माइक्रोस्कोपिक सेल में कैसे फिट होगा? तो हमारे डीएनए को लपेटने के लिए एक प्रोटीन तैयार करने होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, एक नाम होता है प्रोटीन का, दे आर कॉल्ड द हिस्टोन प्रोटीन्स। हैव यू हर्ड इट? बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे वो हिस्टोन प्रोटीन्स बनाएगा। सो देयर इज सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। क्यों चाहिए हिस्टोन प्रोटीन बच्चों? व्हाई डू वी नीड दिस हिस्टोन प्रोटीन? सो दैट डीएनए कैन बी रैप्ड अराउंड एंड देन दैट कैन बी एडजस्टेड इनटू अ माइक्रोस्कोपिक सेल। कोई शक इसके बारे में आप लोगों को? बताओ बच्चों, बोलो बच्चों, एनीबडी गॉट एनी डाउट इन दिस फेज? एस फेज इज डन, ठीक है। और भी आप एक चीज याद रख सकते हो इसमें, जो सिर्फ एनिमल सेल में होगा। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, पता है ना आप लोगों को? यू हैव हर्ड अबाउट इट। तो इसी फेज में देयर विल बी डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। तो ये भी एक चीज आप याद रख सकते हो, सेंट्रियोल्स भी डबल हो जाते हैं या फिर डुप्लीकेट हो जाते हैं। सेंट्रियोल्स आल्सो डुप्लीकेट्स। डन विद दिस फेज। आगे बढ़े हम लोग बच्चों। शैल वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट फेज नाउ? नाम बताओ, अगला वाला फेज कौन सा आएगा? यस किड्स, लास्ट G2 फेज अभी phase. बचा हुआ। यस, सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ G2 फेज। सो आर यू रेडी? G2 फेज, G2 का फुल फॉर्म है गैप 2 फेज या फिर सेकेंड गैप फेज। सेकेंड गैप फेज, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसके किसके बीच में है ये फेज? बताओ मुझे। दिस फेज इज बिटवीन M phase and S phase. Can we call it as it is present between M phase and S phase? अगर मैं ये बोलूं तो गलत होगा क्या? बताओ तो। हाँ भूमि, this phase is between M phase and S phase. So you can also say this as प्री माइटोटिक फेज, क्योंकि प्री माइटोटिक मतलब माइटोटिक के पहले वाला फेज होता है, इसलिए प्री माइटोटिक फेज, ठीक है।
अब ये आपका आखिरी पैकिंग है, मतलब आपको अगर शिफ्टिंग करना है या फिर घर बदलना है, तो जो आखिरी पैकिंग होगा, आपका जो आखिरी शिफ्टिंग होगा, मतलब वो जो लोग मूवर्स एंड पैकर्स वाले जो पैकिंग करते हैं, उसका ये आखिरी स्टेज होगा आपका घर का सामान पैक करने का। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फाइनल प्रिपरेशन फेज, है ना, बिफोर एम फेज। फाइनल प्रिपरेशन फेज है ये। अब ये फाइनल प्रिपरेशन में क्या होगा, तो ऑफ कोर्स अब सेल को सब तैयारी रखनी है सो दैट इट कैन द डॉटर सेल्स विल रिसीव एवरीथिंग जो उनको चाहिए, सेल ऑर्गेनेल्स, डीएनए वगैरह। और ये आपका सबसे छोटा फेज होता है, ये भी आप लोगों ने सुना है। दिस इज गोइंग टू बी योर स्मॉलेस्ट फेज ऑफ सेल, ये इंटरफेस, स्मॉलेस्ट फेज ऑफ योर इंटरफेस। ये तीनों फेजेस का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। स्मॉलेस्ट फेज कौन सा, लॉन्गेस्ट फेज कौन सा, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है। अब आगे बढ़ो, इसमें क्या क्या होने वाला है। सो हियर देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, चीज याद रख लो ये वाली। इसमें क्या तैयार होगा बच्चों, देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड सम स्पेशल प्रोटीन्स। अब ये स्पेशल प्रोटीन्स का नाम याद रखो, इट कैन बी कॉल्ड एज ए ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। जो प्रोटीन यहाँ पे बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अब ये ट्यूब्यूलिन का यूज क्या है, दिस ट्यूब्यूलिन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपैरेटस। ये भी आपको याद रखना है, किस चीज के लिए चाहिए होता है ये, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपैरेटस। स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल एपैरेटस आप लोगों ने शायद से सुना होगा, तो उसके लिए ये जरूरी होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, जो यहीं पे तैयार होगा, इसी फेज में तैयार होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया क्या, प्लीज टेल मी, एवरीबडी कॉन्फिडेंट। और इसके बाद में एक और फेज हम लोगों ने सुना था, आई होप यू ऑल रिमेम्बर दैट। कौन सा फेज हमने पढ़ा था, जरा याद करो। क्विसेंट फेज। यस, G0 फेज, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, क्विसेंट फेज। डू यू रिमेम्बर G0 फेज और क्विसेंट फेज? क्या याद है इसके बारे में, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, याद करो, चलो बोलो बच्चों, क्या होगा इस फेज में, क्विसेंट फेज में? एनीबॉडी रिमेम्बर? इसको एक्चुअली रेस्टिंग फेज बोलते हैं, बट सेल इसमें एक्टिव होता है, ठीक है। ये वाला फेज इज एक्चुअली रेस्टिंग फेज इसको बोलते हैं, बट हियर इट इज नॉट एक्चुअली, सेल इज टेकिंग अ रेस्ट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कभी कभी कुछ ऑर्गन्स में सेल डिवीजन को रोकना पड़ता है, फिर बंद करना पड़ता है ना, वो जब एडल्ट सेल्स बन जाते हैं। इन दैट केस याद करो, इफ यू रिमेम्बर द एग्जांपल्स, योर हार्ट सेल, याद आया क्या, या यू हैव हर्ड अबाउट अदर सेल्स, नर्व सेल्स, यू रिमेम्बर दैट, वो इस फेज में जाते हैं टेम्पररी, और वापस वो G0 से G1 में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये परमानेंटली होता है, ओके। हार्ट सेल्स, नर्व सेल्स, डिपेंड करता है उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसा है। अगर उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाना है तो वापस ये डिवीजन हो सकता है। सो G0 कैन गो बैक इनटू G1 फेज आल्सो। इज दिस क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी किड्स, समझ में आया क्या सबको? बोलो जल्दी जल्दी। हो गया इंटरफेस खत्म, कोई डाउट किसी को? एनीबडी गॉट एनी डाउट? प्लीज गो अहेड। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, विच इज अबाउट, किस चीज के बारे में है अभी? हाँ बच्चों, Sir, हाँ, यस भूमि, आई एम लिसनिंग, टेल। can you show the previous slide? ऑफ कोर्स आई कैन शो, ले लो, कंफर्टेबल? Yes, sir. चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर सेल साइकिल, और वो है आपका एम फेज। एम आई राइट? आर यू रेडी फॉर इट?
सुनो फिर अभी, एम फेज इज द नेक्स्ट फेज। एम का मतलब क्या होता है बोला था मैंने? हाँ बच्चों, एम बोले तो क्या? मुन्ना भाई, एमबीबीएस वो नहीं हुआ एमबीबीएस, बट आप लोग बन सकते हो अगर सीरियसली लिया पढ़ाई को तो, है कि नहीं? सो एम फेज, और यू ऑल्सो कैन कॉल इट एज डिवीजन फेज। इसी फेज को हम लोग बोल सकते हैं बच्चों डिवीजन फेज। तो इसमें एम कैन बी योर माइटोसिस, एम कैन बी योर मियोसिस। अब इसमें और दो फेजेस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े थे। अब ये एम फेज को कॉमनली माइटोटिक फेज बोला जाता है, बट इसमें मियोसिस भी हो सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए माइटोटिक फेज। ठीक है बच्चों, और इस फेज में बहुत सारा ड्रामा होता है, एंड हेंस दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल डिवीजन। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल डिवीजन अगर बोला तो नाम याद रखने आपको, इट विल बी एम फेज। इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों, इतना समझ में आया क्या? तो हियर विल टॉक अबाउट नाउ, यहाँ पे अभी हम लोग बच्चों पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में पहले, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। ऑलराइट, we'll talk about mitosis first and then we will talk about meiosis. So let's begin then. चलो बच्चों, हो जाओ शुरू आप लोग। इस फेज में पहला फेज रहेगा आपका माइटोसिस। अब ये माइटोसिस का दूसरा नाम क्या क्या था आप लोगों को याद है क्या? डू यू ऑल रिमेम्बर माइटोसिस का दूसरा नाम? हाँ बच्चों, डू यू रिमेम्बर माइटोसिस का दूसरा नाम क्या था? याद करो फटाफट फटाफट। इक्वेशनल डिवीजन रे, भूल गए आप लोग? इक्वेशनल डिवीजन इज अनदर नेम ऑफ माइटोसिस। जब भी हम लोग बोलते हैं ये माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन, इट इन्वॉल्व्स, इसमें दो चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी थी या सुनी थी, इफ यू रिमेम्बर दैट। एक होता है इसमें कैरियोकाइनेसिस, एक होता है इसमें साइटोकाइनेसिस। एम आई राइट? हाँ बच्चों, एम फेज में दो चीजें होती है, एक होगा आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट डू यू कॉल दिस साइंटिफिकली एज? इसको हम लोग साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? एनीबॉडी रिमेम्बर? कैरियोकाइनेसिस। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और जो दूसरा होगा विच विल बी कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। मतलब क्या? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इज दिस क्लियर? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। दोनों वर्ड्स याद रखने आपको, साइटोकाइनेसिस भी और कैरियोकाइनेसिस भी। पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर होता है आपका साइटोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो जब हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस तो उसमें आपको ये चार फेजेस याद रखने हैं। कौन से चार फेजेस, किसी को याद है क्या बच्चों? यू ऑल रिमेम्बर? फेज नंबर 1, क्या नाम है इसका? फेज नंबर 1 का प्रोफेज। यू आर राइट, प्रोफेज। फेज नंबर 2, नाम बताओ? मेटाफेज। फेज नंबर 3, एनाफेज। एनाफेज। वेरी गुड। और आखिरी फेज का नाम क्या होगा इसमें? टेलोफेज। टेलोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, चार फेजेस मिलके बनाता है आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और कैरियोकाइनेसिस, एंड देन देयर विल बी साइटोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बट देयर इज समथिंग, एक इसमें और चीज है जो आप लोगों के एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है,
उसके बारे में थोड़ा सा सुन लो बच्चों। सुन रहे हो क्या आप लोग? देयर इज समथिंग रिक्वायर्ड, ये आपका इंटरफेज में से सेल को एम फेज में पुश करने वाले कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स रिक्वायर्ड व्हिच कैन पुश द सेल फ्रॉम इंटरफेज इनटू माइटोसिस और माइटोटिक फेज या फिर एम फेज। तो यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ गेट्स, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? गेट्स बोल सकते हैं या फिर प्रमोटिंग फैक्टर्स बोल सकते हैं। यू कैन रिमेंबर फ्यू नेम्स, आप लोग कुछ नाम याद रख सकते हो उनके। बोलू मैं अभी नाम। G1 फेज में, when cell is in the G1 phase, तो इन दैट, इस फेज में इस G1 फेज में उसके पास जो फैक्टर होता है जो प्रमोट करेगा सेल को, वो वाला फैक्टर खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं MPF। नाम याद रखो, MPF, ये एनसीईआरटी में नहीं आपके। माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर, माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर, ये वाला एक फैक्टर होता है, ये ऑलमोस्ट खत्म होने को होता है, ठीक है। या ये तैयार करने के लिए एक और प्रोटीन की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं साइक्लिन प्रोटीन। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ए साइक्लिन। तो ये साइक्लिन डीग्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? ये साइक्लिन डीग्रेड हो जाता है। जैसे आप लोग इमेजिन करो, स्कूल को जाते हो, पूरा दिन स्कूल में आप लोग जो टिफिन विफिन खाते हो उससे आपको एनर्जी मिलती है, बट जब तक आप घर पे पहुंचते हो शाम होने लगती है, तब तक आपका एनर्जी खत्म होने को होता है। वैसे ये भी एमपीएफ है। एमपीएफ इज एक्चुअली व्हाट? माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर, जो कि G1 फेज में इट इज अबाउट टू गेट ओवर, मतलब ये ऑलमोस्ट खत्म होने को होता है। अब क्या होगा? तो नाउ ये तैयार होना जरूरी है बच्चों। दिस मस्ट बी प्रोड्यूस। तो ये प्रोड्यूस कब होगा या फिर कंटिन्यू कब होगा इसका प्रोडक्शन? सेम वे, जब आप घर पे आते हो, थोड़ा रेस्ट करते हो, फिर अगले दिन आपको स्कूल में जाना है, तो फिर मम्मी आपको खिलाएगी पिलाएगी, दूध पिलाएगी, ब्रेकफास्ट देगी, मतलब अभी आपका ये प्रमोटिंग फैक्टर बन रहा है। बराबर है कि नहीं बच्चों? तो ये तैयार होगा आपका G2 फेज में। तैयार कहाँ होता है अभी ये वाला? G2 फेज में ये वाला फैक्टर अभी आपका तैयार होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एमपीएफ, माइटोटिक प्रमोटिंग, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। दिस इज जनरेटेड। तो ये एक चेक पॉइंट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों चेक पॉइंट। सो दो चेक पॉइंट है बच्चों, एक जहां पे ये तैयार होगा, कहां तैयार हो रहा है? G2 फेज में तैयार हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू लिसनिंग दिस? बोलो बच्चों। तो यहाँ पे रिसाइक्लिंग हो रहा है, किसका रिसाइक्लिंग? यहाँ हो रहा है, यू कैन से G1 में, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हुआ था। G2 में अभी ये अच्छा खासा तैयार हो गया। अब ये G2 में साइक्लिन तैयार होगा, काइनेस तैयार होगा, कुछ फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल ये तैयार होने के लिए। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा अभी, साइक्लिन इज नीडेड, तो ये साइक्लिन तैयार होगा। साइक्लिन के जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा काइनेज में बच्चों। देयर इज वन मोर फैक्टर रिक्वायर्ड, जिसको बोलते हैं हम लोग काइनेज। काइनेज के बाद में देयर इज वन मोर कॉल्ड एज CDK। CDK, दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्या तैयार होगा बच्चों? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। और फिर इस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से फाइनली तैयार होगा आपका एमपीएफ। एमपीएफ कुछ पल्ले पड़ा क्या? टेल मी। ये वाला G2 फेज में हो गया, एंड देन S फेज में वो यूज होता रहेगा। ये G2 में तैयार हो गया, S फेज में ये वाला फैक्टर आपका यूटिलाइज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, एंड फाइनली व्हेन सेल विल रीच इनटू G1 अगेन, S फेज में ये यूज हो गया, ठीक है, यू कैन से। एंड फाइनली S फेज खत्म होते होते लेट S फेज तक ये क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। एंड नाउ व्हेन सेल विल रीच इनटू योर G1 फेज, ये खत्म हो चुका होगा। तो ये हो गया आपका चेक पॉइंट, जहां पे ये रिसाइकल हो रहा है।
तो दो चेक पॉइंट्स है, एक है जहां पे ये रिसाइकल हो रहा है, दूसरा जहां पे ये तैयार हो रहा है. सो यू कैन से G2 and G1 are the two checkpoints for this MPF. MPF का नाम याद रखना है, बाय हार्ट करना है आप लोगों को. दिस इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी बट यू ऑल शुड रिमेंबर दिस बच्चों. क्या है फुल फॉर्म इसका? MPF का माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर. क्या ये चीजें आपको समझ में आई? प्लीज टेल मी. यस सर. ठीक है, दिस यू मस्ट रिमेंबर बच्चों, ये आपको अच्छे से याद रखना है. चलो फिर अब अगर हम लोग बोलेंगे हाँ पहला फेज, चलो शुरू कर देते हैं. विल बिगिन विथ नाउ द फर्स्ट फेज. नाम बताओ फर्स्ट फेज का. प्रो फेज. आर यू रेडी फॉर इट? हाँ बच्चों, यस सर. लेट्स बिगिन देन. प्रो फेज, फेज नंबर 1. तो प्रो फेज के बारे में हम ये कुछ चीजें याद रखनी है आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. सबसे पहली चीज है कि ये आपका लार्जेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस है. आर यू लिसनिंग किड्स? सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है आपको इसको? ये है आपका लार्जेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस. हाँ, किसका? ये कैरियोकाइनेसिस का सबसे बड़ा फेज है. समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी. ठीक, यस सर. आगे बढ़ो. बाकी फीचर्स क्या है अभी इसको सबसे आसानी से आप लोग पहचान सकते हो. वेरी इजीली यू कैन आइडेंटिफाई ये फेज आपका प्रो फेज है करके. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इनके? सुनो अभी. सबसे पहले अभी इसमें